नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का डॉक्टर एस राधाकृष्ण स्कूल धोरिमना के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आप सभी कोरोना महामारी के चलते अपने घरों में हैं और सरकारी निर्देशानुसार आपको घरों में ही रहना है। इस लॉकडाउन के चलते हमें अपनी पढ़ाई का रोक नहीं रखना है। इस माना कि थोड़ी परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं है, विकट परिस्थितियां हैं, लेकिन हमें इस प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल कैसे बनाया जाए, तो हमने भी थोड़े से सीमित संसाधनों में आप तक पहुंचने का प्रयास किया है और आपका अगर सहयोग मिलता रहा तो हम कोशिश करेंगे इससे भी आगे और अच्छी तरीके से आप तक पहुंचे और आपको समझाएं। तो आज हम अपने 10th क्लास जो है उसकी साइंस जो विज्ञान विषय है उसकी चर्चा करेंगे। उसके पाठ संख्या 5 जो दैनिक जीवन में रसायन है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ये पाठ जो है ये 4 नंबर का है। कितने नंबर का है? 4 नंबर का ये पाठ है। तो अपन अभी पढ़ने जाएंगे दैनिक जीवन में रसायन। और रसायनों का अपने जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। यानी मैं ये कह दूं कि बिना रसायन के अपनी दिनचर्या अधूरी है, यानी दिनचर्या की अपन कल्पना ही नहीं कर सकते। इतने महत्वपूर्ण, चाहे भोजन का स्वाद हो, चाहे खट्टा हो, मीठा हो, जैसा भी हो, ये सब रसायन की ही वजह से होते हैं। तो हम अभी दैनिक जीवन में जब रसायन पढ़ने जाएंगे तब हम अम्ल और सार किसके बारे में पढ़ेंगे? लवण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन अम्ल के बारे में पढ़ेंगे, फिर सार के बारे में पढ़ेंगे और फिर किसके बारे में पढ़ेंगे? लवण के बारे में पढ़ेंगे। अम्ल, अम्ल जो ये होता है ये स्वाद में क्या होता है? स्वाद में होता है खट्टा। अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। और ये लैटिन भाषा के, किस भाषा के? लैटिन भाषा के एसिडस शब्द से बना है। किस शब्द से बना है? एसिडस शब्द से बना है। और लैटिन भाषा के एसिडस शब्द से बना है और इस एसिडस शब्द का अर्थ होता है खट्टा। क्या अर्थ होता है? खट्टा। अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहते हैं, इसको बेस कहते हैं और इसको सॉल्ट कहते हैं। तो आपको याद रखना है जो अम्ल है ये स्वाद में खट्टे होते हैं और लैटिन भाषा के एसिड शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है एसिडस। अब विद्यार्थियों कुछ मैं आपको प्राकृतिक अम्लों के नाम बताता हूं, यानी किसी प्रकृति में जो प्रमुख, जैसे कि संतरा है। संतरे में एस्कार्बिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? एस्कार्बिक अम्ल पाया जाता है। संतरे में पाया जाता है एस्कार्बिक अम्ल। सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। और लाल चींटी के डंक में, लाल चींटी के, ये अपने पाठ्य पुस्तक के है जो हमें याद करने बहुत ही अनिवार्य है। डंक में पाया जाता है, वो पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है लाल चींटी के डंक में। और अपने जठरस में पाया जाता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और इमली में पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल। इमली में पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल। ये कुछ प्राकृतिक अम्ल है जो हमें याद रखने हैं। यानी कि संतरे में पाया जाता है एस्कार्बिक अम्ल, सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल और लाल चींटी के डंक में, कैसी चींटी? लाल चींटी के डंक में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल और जठर रस में पाया जाता है HCl और इमली में पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल। अब मैं कुछ आपको अम्लों के सूत्र बताऊंगा जो कि आपको याद रखने हैं। तो ये थोड़े से आप नोट कर लें कि संतरे में कौन सा पाया जाता है, सिरके में कौन सा पाया जाता है, यानी वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं। अब मैं कुछ अम्लों के आपको सूत्र
और उनके रासायनिक नाम बता रहा हूं जिसे आपको कंठस्थ करना है, याद करना है। जैसे कि सबसे पहले आ जाता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसे नमक का अम्ल कहते हैं। अपनी किताब में तो नहीं है, लेकिन आपको सामान्य जानकारी के तहत याद रहता है तो अच्छी बात है। और दूसरा है HNO3, इसे कहा जाता है नाइट्रिक अम्ल। इसे क्या कहा जाता है? नाइट्रिक अम्ल। H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल। कार्बनिक कहते हैं इसे H2CO3, इसे कार्बनिक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कार्बनिक अम्ल। एसिटिक अम्ल CH3COO, ये 3 है यहां, CH3COOH, इसे कहते हैं एसिटिक। ये काफी महत्वपूर्ण है, ये काफी महत्वपूर्ण है, आपको याद भी रखना है। तो ये कुछ प्राकृतिक अम्ल है जो आपको याद रखने हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल HNO3, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, H2CO3, इसे कार्बनिक अम्ल कहते हैं, CH3COOH, इसे एसिटिक अम्ल कहते हैं। और जो ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये अम्लों का राजा है, किंग ऑफ एसिड। ये क्या है? अम्लों का राजा है, किंग ऑफ एसिड। इसे अम्लों का राजा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अम्लों का राजा। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये कुछ अम्ल हुए, और इन अम्लों के आपको रासायनिक नाम और सूत्र मैंने बता दिए हैं जो कि आपको याद रखने हैं। अब अपन एक होते हैं सांद्र अम्ल, या होते हैं तनु अम्ल। तो सांद्र अम्ल या तनु अम्ल किसे कहते हैं, इसकी थोड़ी सी अपन जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यानी किस प्रकार से सांद्र अम्ल होता है या तनु अम्ल किसे कहते हैं। अब ध्यान दें आप, तनु अम्ल, अब मान लीजिए आपका एक जो अम्ल होते हैं, ये जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। अम्ल और सार दोनों ही जल में क्या होते हैं? अम्ल जल में घुलनशील होते हैं, घुलनशील होते हैं। और जल में घुलनशील होते हैं, इस कारण अगर जलीय विलयन में अम्ल और जल है, अम्ल और क्या है? जल है, और इस जलीय विलयन में अगर कि जल की मात्रा अधिक है, किसकी मात्रा अधिक है? जल की मात्रा अधिक है, तो ऐसे जलीय विलयन को क्या कहेंगे? तनु अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे? तनु अम्ल कहेंगे। इसी प्रकार अगर अम्ल और जल है, विलयन कैसा है? अम्ल व जल का विलयन है, और उसमें जल की मात्रा अम्ल की मात्रा अधिक हो। किसकी मात्रा अधिक हो? अम्ल की मात्रा अधिक हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सांद्र अम्ल। क्या कहते हैं? सांद्र अम्ल कहते हैं। ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अब अपन थोड़ी सी बेसिक जानकारी सार के बारे में प्राप्त कर लेते हैं, बेस के बारे में प्राप्त कर लेते हैं। किसके बारे में प्राप्त कर लेते हैं? बेस के बारे में, यानी सार। सार जो होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे। सार जो होते हैं वो स्वाद में होते हैं, वो होते हैं कड़वे। और स्पर्श में साबुन जैसे, स्पर्श में कैसे होते हैं? साबुन जैसे होते हैं। अब कुछ मैं आपको सारों के नाम बता रहा हूं और उनके सूत्र बता रहा हूं, वो सूत्र और नाम आपको याद रखने हैं। जैसे NaOH, इसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसे सामान्य भाषा में कास्टिक सोडा कहते हैं, या इसका सामान्य नाम है कास्टिक सोडा। ठीक है। और दूसरे नंबर है KOH, इसे कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसे क्या कहते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड।
इसे कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और CaOH2 इसे कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसका सामान्य नाम, जो हाइड्रोक्साइड मतलब डैश कर रहा हूं, आप समझ गए होंगे, इसका सामान्य नाम होता है बुझा हुआ चूना। क्या होता है? बुझा हुआ चूना। ठीक है। और इसके बाद में एक होता है MgOH2, सॉरी बाहर होगा कोष्टक के, OH2 इसे कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और इसको सामान्य नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सामान्य नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये इसका सामान्य नाम है जो आपको याद रखना है। और एक और सार है जिसका नाम है NH4OH, इसे कहते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। तो ये कुछ सारकों के जो मैंने आपको नाम लिखाए हैं और उसके सूत्र लिखाए हैं जो कि आपको याद रखने हैं, और इन्हें एक दो बार से आप पढ़ोगे और लिखोगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। इन्हें याद करना बहुत ही आसान है। अब सार भी क्या होते हैं? सार अम्ल की तरह जल में घुलनशील होते हैं। और वो सेम बात रहेगी, तनु सार भी होते हैं, तनु अम्ल भी होते हैं। यानी अम्ल हो चाहे सार हो, और जो जल में घुलनशील होगा, और अगर वो जल की मात्रा अधिक है, इसकी मात्रा अधिक है, चाहे अम्ल हो, जैसे कि मैंने पहले कहा था अम्ल, उसी प्रकार ये सार और जल, इसमें अगर जल की मात्रा अधिक है, किसकी मात्रा? मात्रा अधिक है जल की, और मात्रा अगर जल की अधिक है तो उसे कहेंगे तनुसार। क्या कहेंगे? तनुसार। और अगर किसकी मात्रा अधिक हो? अगर सार की मात्रा अधिक हो, जैसे कि इस विलयन में सार प्लस जल में सार की मात्रा अधिक हो, सार की मात्रा क्या हो? अधिक हो। और अगर सार की मात्रा अधिक होती है तो उसे सांद्र सार कहेंगे। क्या कहेंगे? सांद्र सार कहेंगे। ये चीजें आपको थोड़ी सी याद रखनी है। अब अपन लवण के बारे में पढ़ेंगे, सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आपको याद रहे, अम्ल और सार आपस में क्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं। लवण का निर्माण कैसे होते हैं? अम्ल और सार आपस में क्रिया करेंगे और एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट करेंगे, और एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट करके उदासीन हो जाते हैं। उदासीन होकर के लवण व जल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? लवण व जल। और इसे क्या अपन अब समझ गए कि लवण किसे कहते हैं? तो अब अपन देखते हैं कि ये अम्ल हैं और ये सार से क्रिया करेंगे। अम्ल और सार आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण व जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण व जल। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण कह सकते हैं, या इसे ऊष्मा सेपी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्मा सेपी अभिक्रिया कहते हैं। और ऊष्मा सेपी अभिक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ऊष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। ऊष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। और ऊष्मा का उत्सर्जन होने के कारण इसे ऊष्मा सेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब अपन एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यह अम्ल है HCl और सार क्या है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और यह अभिक्रिया करा के क्या बनेगा? बन जाएगा NaCl। NaCl जो कि नमक है, साधारण भाषा में से क्या कहते हैं? नमक कहते हैं। और प्लस में क्या हो जाएगा? H2O। क्या हो जाएगा? H2O। यानी आप देख सकते हैं यहां जो ये Na है इसके साथ Cl आ रहा है और ये बन गया NaCl, और एक H ये और एक H ये, 2H हो गए, और O ये एक पड़ा ही है, और किसका निर्माण हो गया? H2O का निर्माण हो गया। यानी अम्ल और सार आपस में अभिक्रिया करके किसका निर्माण करते हैं? लवण व जल का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया या ऊष्मा सेपी अभिक्रिया कहते हैं।
अब अपन इससे आगे, यानी कि जो ये लवण है, इस लवण के एक इकाई सूत्र में, इस लवण के एक इकाई सूत्र में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या को क्रिस्टल जल कहते हैं। ये थोड़ी सी चीज आपको याद रखना, पूछा जाता है, सीधा ऐसे पूछा जाता है कि क्रिस्टल जल किसे कहते हैं, और उदाहरण दीजिए। तो क्रिस्टल जल का मतलब है लवण के एक इकाई सूत्र में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या को, जल के अणुओं की संख्या को क्रिस्टल जल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टल जल कहते हैं। अब इसका उदाहरण देखिए आप, उदाहरण जैसे कि Na2CO3.10H2O, इस सूत्र में आप देख सकते हैं, जो सोडियम कार्बोनेट है, इस सोडियम कार्बोनेट में 10 जल के अणु हैं। कितने जल के अणु हैं? 10। और ये 10 जल के अणु ही क्रिस्टल जल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? क्रिस्टल जल। और जैसे कि जिप्सम, जैसे कि दूसरा उदाहरण अपन देखते हैं, जिप्सम में CaSO4.2H2O, यानी आप इसमें इस सूत्र में देख सकते हैं 2 जल के अणु है। कितने हैं? 2 जल के अणु है। या अपन इसका एग्जांपल एक और देख सकते हैं K2SO4.Al2 कोष्टक SO4 3 डॉट 24H2O, यानी ये है फिटकरी का सूत्र। किसका सूत्र है? फिटकरी का। और ये फिटकरी का सूत्र है, और इसमें क्रिस्टल जल अणुओं की संख्या कितनी है? 24। और क्रिस्टल जल अणुओं का मतलब है, अगर लवण का एक सूत्र है और उसके लवण के एक इकाई सूत्र में जो जल के अणुओं की संख्या होती है, किसकी? जल के अणुओं की जो संख्या होती है, उसे क्रिस्टल जल कहते हैं। और इसे सीधी परिभाषा पूछ करके इसके एग्जाम्पल आपको पूछे जा सकते हैं। तो यहां K2SO4.Al2 कोष्टक SO4 कोष्टक बंद 3.24H2O, और फिटकरी के अंतर्गत जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है? 24। और क्रिस्टल जल के अणु कितने हो जाएंगे? 24 क्रिस्टल जल के अणु हो जाएंगे। इसी प्रकार ये अम्ल, सार और लवण, इस प्रकार सामान्य जानकारी इनके बारे में समाप्त हुई, लेकिन इसे नहीं समझा जा सकता। केवल इतने से नहीं समझा जा सकता कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और सार स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे। इसे समझने के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने इनकी परिभाषाएं दी।